नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, मेरा सादर नमस्कार। आज हम अपने लेक्चर में भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय आपको करवाएंगे। उनके बाद उनके काव्य का रसास्वाद करवाएंगे आपको। आज के हमारे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 और मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य की अधिकांश विद्याओं का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर एक और भक्ति काल और रीतिकाल के काव्य संस्कारों को अपनाया, तो दूसरी ओर नए युग के अनुरूप नई काव्य धारा का विकास भी किया। इन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा का संपादन किया और सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। आगे चलकर हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। सन 1873 में बाला बोधिनी नारी विषयक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। तो उनकी रचनाएं देखें तो अनेक काव्य, व्रज भाषा में रचित मौलिक नाटक, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद अनुदित नाटक देखें तो विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये सारे भी उनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। और खड़ी बोली गद्य भाषा के व्यवस्थापक, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। लेवी प्राण लेवी भारतेंदु जी की एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के महाप्रभुओं के समक्ष दरबारी बनकर गए देसी राजा और नवाबों की चाटुकारिता की मखौल उड़ाई है। मखौल उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। हमारे देश के जो भी राजा रजवाड़े थे वो सब अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए उनके पास गए थे और उनकी मजाक इन्होंने अपनी एक रचना के माध्यम से उड़ाई। मखौल उड़ाना यानी कि मजाक उड़ाना। भारतेंदु के साहित्य में राजभक्ति है, किंतु शनै शनै उनकी राष्ट्रभक्ति राजभक्ति को दबाकर उनकी रचनाओं में पूरे वेग से मुखरित हुई है। यही नहीं, भारतेंदु सामंती चेतना के जनवादी चेतना में अपनी मानसिकता को रूपांतरित कर सके हैं। यह उनकी साधना का फल है। राष्ट्रभाषा के प्रति उनके मन में बड़ा आदर था। उनके दोहों से आपको ये बात ज्यादा लक्षित होगी। तो हम उनके दोहे की बात करें तो सबसे पहले मुकरियां। मुकरियों का अर्थ होता है कि मुकर जाना। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि मुकरियां यानी एक विशिष्ट भाषा शब्द होते हैं, जिसमें जैसे कि आप गुजराती में कही શકીએ कि गुजराती में उखाणा आवे छे, वैसे ही हिंदी में उसे मुकरियां कहा जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु एक नया विचार और एक नई भाषा लेकर आते हैं। उन्होंने गद्य पद्य नाटक सभी विषयों में अपनी लेखनी चलाई है। कविता के क्षेत्र में भी भारतेंदु ने प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक को ज्यादा अपनाया है। आगे देखें तो भारतेंदु जी क्या कहते हैं उनकी मुकरियों में देखें। सबसे पहली मुकरी है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठो तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यहाँ भारतेंदु जी कहते हैं कि जो अपने बुजुर्गों, अपने गुरुजन, अपने शिक्षक, अपने माता पिता, उनकी बातों को अयोग्य ठहराते हैं तथा अपनी बात को अलग तरीके से रखते हैं, वो महत्वपूर्ण भी नहीं होती, फिर भी झूठा रौब झाड़ते हैं जिसमें वास्तविकता लेश मात्र भी नहीं होती। भारतेंदु जी पूछते हैं कि हे सखी, हे मेरी सहेली, क्या वो साजन है? तो
फिर उत्तर देते हैं कि नहीं सखी, वो साजन नहीं, वो अंग्रेजी भाषा है। आजकल आप देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा जानने वाले हर जगह पर रौब झाड़ते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी हिंदी बोलने में या हिंदी में वार्तालाप करने में या कोई कार्य करने में हमें शर्म और संकोच का अनुभव होता है। लेकिन वहीं आप देखें कि थोड़ा सा अंग्रेजी जिसको आता है या फिर बहुत अच्छी अंग्रेजी जो बोल सकता है, वो हर जगह पर रौब झाड़ता है, उसे हर जगह से सम्मान मिलता है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, वो इंग्लैंड की राजभाषा है, लेकिन फिर भी उसे हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरे विश्व में 99% तक देश अंग्रेजी भाषा में ही सारे व्यवहार करते हैं। तो यानी कि आप अगर गुजरात में हैं तो गुजराती भाषा से आपका काम चल जाता है। अगर आप गुजरात से बाहर गए, भारत के किसी भी प्रदेश में आप गए, तो आपको हिंदी भाषा से आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप भारत से बाहर यानी कि विदेश में कहीं गए, तो फॉरेन जब आप जाते हैं तब सारे व्यवहार अंग्रेजी में होते हैं, क्योंकि आप विश्व की सारी भाषाएं नहीं सीख सकते। जैसे कि देखिए कि चीन में उनकी भाषा चलती है चाइना, वैसे ही आप जब जर्मनी जाते हैं तो वहां उनकी जर्मन भाषा चलती है, जापान में जापानी चलती है, तो इंग्लैंड में अंग्रेजी चलती है। तो हर जगह पर उनकी अपनी भाषा चलती है। इटाली जाते तो इटली भाषा चलती है। लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप सारी भाषा नहीं सीख सकते, लेकिन एक भाषा है जिसे पूरे विश्व ने अपना के रखा है, वो है अंग्रेजी भाषा। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन भारतेंदु कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो भारत के अंदर रहते हैं, गुजरात के अंदर भी रहते हैं, और थोड़ी सी अंग्रेजी आने पर वो रौब झाड़ते हैं और अपने देश के वासियों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा पढ़ लिख जाने पर घर का ही बेटा अपने माता पिता को अनपढ़ समझता है, उनको बात बात पे सुनाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप अनपढ़ हैं, आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, अंग्रेजी भाषा आप नहीं जानते। अब जिस माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखा, इतना बड़ा किया, काबिल किया और बोलने के लायक किया, जब आप जन्म लेते हैं, तब जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसे कुछ नहीं आता, सब कुछ उसी माता पिता से वो सीखता है। वो उसे जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं। फिर आगे चलकर वो स्कूल जाता है, वहां भी उसको शिक्षा गुरुजन देते हैं। तो हर किसी का आदर करना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा से लोग आदर भूल जाते हैं, सम्मान नहीं करते और अपने गुरुजन को झूठा बताते हैं। तो ये मुकरी के माध्यम से भारतेंदु ने आज से कितने साल, आज से 100 साल पहले ही हम समझा दिया था इन मुकरियों के माध्यम से कि अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होगा भविष्य में। वो भविष्य के भी ज्ञाता थे, वो जानते थे कि अंग्रेजी का बोलबाला होगा और लोग अंग्रेजी भाषा जानने वाले दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। आगे उनकी दूसरी मुकरी देखे कि 3 बुलाए 13 आवे, निज निज बिबता रोई सुनावे। 3 बुलाए 13 आवे, निज निज बिबता रोई सुनावे। आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। देखिए यहाँ बेकारी की समस्या इस मुकरी में भारतेंदु जी ने आज से 100 साल पहले दे दी थी। यानी कि बेकारी की समस्या तब भी थी, आज भी है। आज भी पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हमारे देश में कई सारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगार हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारी नौकरी के लिए विज्ञापन आते हैं। तो जैसे कि तलाटी का फॉर्म भरना है, मामलतदार का फॉर्म भरना है, पुलिस में फॉर्म भरना है, शिक्षक के लिए फॉर्म भरना है, छोटी से छोटी नौकरी के लिए जब भी गवर्नमेंट की कोई जॉब के लिए फॉर्म भरना होता है, तो जगह कितने लोगों की होती है कि जगह 3 लोगों की होगी तो 13 लोग आएंगे, 300 की जगह होगी तो 3 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बेकारी की समस्या है। तो ये मुकरी हमारे देश की बेकारी की समस्या पर लिखी गई है, वो भी आज से 100 साल पहले भारतेंदु जी ने लिखी थी कि 3 बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे। यानी कि 3 लोगों की जगह खाली है और 13 लोग आते हैं और आकर अपने दुखड़े रोने लगते हैं कि भाई मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मुझे ये नौकरी चाहिए, समस्याओं को हल करना है। और आंखों फूटा न भरा पेट, यानी कि हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, आप पढ़ने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी आंखों के नंबर बढ़ा लेते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद
इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, इतनी परीक्षाओं को पास करने के बाद, अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी ग्रेजुएट लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता हमारे देश में। तो ग्रेजुएटों की समस्या, बेकारी की समस्या, इस मुकरी के माध्यम से भारतेंदु जी ने समझाने का प्रयत्न किया है। आगे देखें तो तीसरी मुकरी, रूप दिखावत सब रस लूटे, रूप दिखावत सब रस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी जिये में हुलिस, क्यों सकी सज्जन नहीं पुलिस। यहां भारतेंदु जी कहते हैं, यहां पुलिस की बात की है। तो यह मुकरी जब लिखी गई थी तब हमारा देश आजाद नहीं था। भारतेंदु जी का जन्म देखिए कब हुआ है, 1850 में। तो तब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, यानी कि पुलिस, आर्मी सब अंग्रेज थे और उनके फंदे में जो पड़ता था वो कभी निकल नहीं सकता। तो आज की भी ये हकीकत है कि लोग कहते हैं कि पुलिस से ना दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी, उनसे दूर रहना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता के 2 मंत्र देखें तो पुलिस हमें नहीं ढूंढती और हमें वकील को ना ढूंढना पड़े, तो ये हमारे सफल जीवन की कुंजी हम कह सकते हैं कि तो हम एक अच्छा, सुखी और शांतिमय जीवन जी रहे हैं। तो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये भारतेंदु जी ने 100 साल पहले कहा था। क्या कहा था कि रूप दिखावत सब रस लूटे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो गलत या कुछ भी, अगर सामने पुलिस दिख जाए तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है हमारी। पुलिस की वर्दी देखकर हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि उस वर्दी में वो रौब होता है, क्योंकि उनके पास वो सत्ता है। वो चाहे तो हमें जेल में डाल सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, हमें सजा दिलवा सकते हैं और फांसी पे भी लटका सकते हैं। तो कोई भी गुनाह करने से पहले हमें खाकी वर्दी जब भी देखते हैं तो डर लगता है। तो रूप दिखावत सब रस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, यानी कि एक बार पुलिस के चक्कर में जो पड़ गया वो जीवन भर वहां से छूट नहीं सकता, उसी चक्कर में वो फंसा रहता है। कपट कटारी जियन में हुलिस, यानी कि कुछ भी करेंगे। सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन कई सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो अपने फायदे के लिए कपट करते हैं, लांच रिश्वत लेते हैं और कुछ भी करके आपसे अपना फायदा निकालते हैं। आपको डरा धमका के भी आपसे अपना फायदा निकलवाते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं भारतेंदु जी कि क्यों सखी वो तुम्हारा साजन है, तो कि नहीं, वो ना सज्जन है ना साजन है, वो पुलिस है। आगे चौथी मुकरी देखें कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। देखिए, अंग्रेजों के बारे में आपको ज्यादा कुछ पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी ज्ञान मेरे पास है मैं आपको दूंगी या साझा करूंगी आपके साथ कि अंग्रेज कैसे थे। तो अंग्रेजों का एक नियम था कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने हमारे देश में भी यही किया। अंग्रेज क्यों आए थे आप पहले पढ़ चुके हैं, 8वीं 9वीं कक्षा में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे। व्यापार के लिए आए, उनको यहाँ जगह दी गई क्योंकि हमारे देश में दया प्रेम करुणा बहुत है। तो तब के राजा ने उनको यहाँ व्यापार करने की, यानी कि उद्योग करने की छूट दी। धीरे 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 उन लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ के राजा रजवाड़ा उनके आपस में एकता नहीं है, आपस में फूट बहुत है, यानी कि लड़ मर रहे हैं। तो उनमें कुछ आग लगाकर हम अपना काम कर सकते हैं। धीरे 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 अंग्रेजों ने दीमक की तरह पूरे भारत देश पर कब्जा कर लिया और हमारे देश को खोखला करने लगे। और उसका मुख्य कारण ये भी था कि हमारे देश के राजाओं में एकता नहीं थी। तो उन रजवाड़ों की वजह से धीरे 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 वो अंग्रेज यहाँ फैलते गए और अंग्रेजों ने अपना एक चक्री शासन कर लिया, यहाँ के सारे राजाओं को गुलाम बना दिया और जो राजा उनके सामने लड़ने जाता उनको वो मार देते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे योद्धा हो चुके हैं जिन्होंने उनके सामने बहुत युद्ध किए। आजादी प्राप्त करने के लिए 200 साल तक युद्ध चला था। किसी एक व्यक्ति से आजादी नहीं आई है कि हम कह दे कि केवल महात्मा गांधी ने आजादी दी है, क्या केवल ये व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति ने, नहीं, सबका योगदान है। सबने अपने अपने समय पर अपने योग्यता अनुसार योगदान दिया है, तब हमको आजादी मिली है। तो जब अंग्रेजों ने हमें क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर के भीतर भीतर सब रस चूसे, धीरे 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 दीमक की तरह हमारे देश को खोखला करते गए, रस चूसते गए, यानी कि हमारे देश में जो कुछ भी अच्छा था वो यहाँ से लूट लूट कर अपने देश में ले जाने लगे। हमारे देश को खोखला कर दिया उन्होंने। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये पंक्ति का अर्थ है। हंसी हंसी के तन मन चूसे, यानी कि उन्होंने हमारे देश का सब कुछ लूटा,
हमारे देश को यहाँ बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। यानी कि भारतेंदु जी क्या कहते हैं, तो भारतेंदु जी का ये कथन के भीतर भीतर सब रस चूसे, तो इसका अर्थ देखें कि भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन और की ओर उन्होंने कटाक्ष किया है कि अंग्रेजों की नीति कैसी थी, तो व्यंग करते हुए कहते हैं कि अंतकरण में प्रवेश करके अपनी मीठी मीठी बातों द्वारा संपूर्ण रस को ये चूस लेते थे। हंसते हंसते विनोदपूर्ण बातों से शरीर, मन और धन भी चुरा लेते थे। प्रत्यक्ष में बातों में ऐसा तेज दिखाते थे कि मनुष्य इनकी बातों से प्रभावित हो जाता था। तो सखी, क्या वो पति है या प्रेमी है, तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं, वो अंग्रेज है। आखिरी मुकरी, नई नई नित तान सुनावे, नई नई नित तान सुनावे, अपने जाल में जगत फसावे, नित नित हमें करे बलसून, क्यों सखी सज्जन नहीं कानून। यह दुष्यंत कुमार ने उनकी एक गजल याद आती है कि अंग्रेजों के बारे में बहुत सारी गजलें उन्होंने लिखी राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या को लेकर, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो जलनी चाहिए। यानी कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो भी समस्याएं हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ये दुष्यंत कुमार की एक गजल है, उसमें ये बात प्रकट हुई है। तो हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे गजलकार माने जाते हैं। आगे देखें कि दुष्यंत की आखिरी मुकरी कि नई नई नित तान सुनावे, यानी कि कहते हैं कि कानून भी स्वयं नहीं है। भारतेंदु जी का विचार है कि जो प्रतिदिन नई नई कानून की धाराएं बनाता है और उनके द्वारा अपने जाल में प्रतिदिन लोगों को फंसाता है, संसार के लोगों को फंसाता रहता है जी, हमें सदैव वो प्रतिदिन शक्तिहीन कर देता है। तो धीरे धीरे कानून व्यवस्था हमें खोखला कर रही है। अगर कोई भी समस्या आती है और आप कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं। एक केस की सुनवाई होती है, धीरे धीरे केस चलता रहता है और क्या होता है कि एक तरफ व्यक्ति मर जाता है बूढ़ा होकर और उसे न्याय नहीं मिलता। हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत जटिल है और बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग डरते हैं, लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था से उठ गया है। हमारे देश में कोई भी समस्या आती है, जैसे बलात्कार के केस होते हैं, चोरी के होते हैं, खून के होते हैं, कैसे भी जमीन के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सालों साल तक केस लड़ते रहते हैं, तारीख पे तारीख, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। तो वैसी व्यवस्था यहाँ सच्ची में है कि लोगों को न्याय मिलने में सालों निकल जाते हैं और ये धीमी न्याय प्रक्रिया की वजह से लोग कानून से दूर भागते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि नई नई नित चांस होना है, नए नए केस आते रहते हैं कोर्ट में, बहुत बड़ी समस्याएं, छोटी समस्याएं, बड़ी सब आती रहती हैं और अपने जाल में जगत फंसावे, सारी दुनिया को फंसाता है यह कानून। यानी कि न्याय नहीं देता, केवल बड़े बड़े वादे देता है, तारीखें देता रहता है। नित नित हमें करे बलसून, हमारे शरीर की सारी शक्ति छीन लेता है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसते हैं तो सालों के सालों आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, सबूत चाहिए, ये चाहिए वो, तो सालों साल तक केस चलते रहते हैं और इसी में व्यक्ति की सारी शक्ति, धन, सब कुछ खर्च हो जाता है। व्यक्ति जवान से बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। तो हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुकरी के द्वारा समझाया है कि हे सखी, क्या वो साजन है तुम्हारा? तो कहती है दूसरी सखी की नहीं, वो कानून है। तो आगे देखे कि इन मुकरियों में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों की ओर संकेत किया गया है। इसमें कवि की दृष्टि आप देखें तो काल्पनिक नहीं, यथार्थवादी है। और संक्षेप में कहे तो भारतेंदु जी ने मुकरियों की संख्या ज्यादा नहीं रखी, केवल 5 मुकरियां हैं हमारी। इसी में से संदर्भ आएंगे, प्रश्न आएंगे और छोटे प्रश्न भी आएंगे। तो आगे देखें, रिक्त स्थान भी इसी में से आएंगे। तो आगे देखें कि किंतु इस नए जमाने की मुकरियों में नए युग की विसंगतियों, विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण आपको देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने मुकरियों साहित्य रसिकों को विशिष्ट काव्यस्वाद प्रदान करने के लिए लिखी है। इनकी मुकरियां एक विशिष्ट रस आपको प्रदान करती है। तो मुकरियों का पहले तो अर्थ ही होता है कि टेढ़ी बात, यानी कि कुछ अच्छा देने के लिए, जैसे कि माँ
कड़वी दवाई पिलाने के लिए बच्चे को कुछ शहद या गुड़ मिलाकर देती है, क्योंकि उसके भले के लिए होती है। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे देश की जो आज की समस्या है, आधुनिक युग में जो समस्याएं हम अपने आसपास देख रहे हैं, उन सारी समस्याओं को आज से 100 साल पहले लिख दिया था। तो कितने दूरदृष्टा थे, इसीलिए उनको हिंदी गद्य काल का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और नोट करनी है। तो ये मुक्रिया यहाँ समाप्त होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये मुक्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्ट आईएमपी मानी जाती हैं आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट ऑडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोहे पढ़ेंगे। धन्यवाद।